गंगानगर गांव में सूरज नाम का एक किसान रहा करता था। सूरज के पास आम का बगीचा था, लेकिन उसमें आम नहीं फलते थे। कभी किसी पेड़ में मुश्किल से एक दो आम फलते भी तो वो उन्हें बाग में आने वाले पक्षियों को खिला दिया करता था। सूरज बड़े प्यार से पक्षियों को बुलाता है। तोता आओ, मैना गौरैया सब खाओ। कौआ तुम भी आओ, देखो मेरे बाग में आज 4 आम फले हैं। तुम सब आम खाकर अपना पेट भर लो। सभी पक्षी आते हैं और एक एक आम खाकर चले जाते हैं। इस तरह से सूरज दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था, क्योंकि उसकी कोई कमाई नहीं थी। सुनो जी, ऐसे हम कब तक दूसरों से उधार मांगकर अपना गुजारा चलाएंगे? एक तो हमारे बाग में आम नहीं फलते, और जो फलते भी हैं उन्हें आप पक्षियों को खिला देते हैं। अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं, कभी उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? संध्या, तुम तो देखती ही हो कि मैं अपने बाग की कितनी सेवा करता हूँ। फिर भी अगर इनमें फल नहीं आते तो मैं क्या करूँ? 2-4 फल आते हैं तो उसे क्या बेचूंगा? यही सोचकर मैं उन्हें पक्षियों को खिला देता हूँ। कम से कम इनका तो पेट भर जाता है। हम तो उधार मांगकर अपने बच्चों का पेट भर लेते हैं। ये बेचारे तो किसी से उधार भी नहीं मांग सकते। और हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, उसका क्या? देखना, एक दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे घर में भी अनाज और फलों का ढेर लगा होगा। न जाने वो दिन कब आएगा। सूरज बेहद नेकदिल किसान था, इसलिए वो पक्षियों को अपने बाग के आम खिला देता। लेकिन संध्या की चिंता भी जायज थी, क्योंकि वो और उसके बच्चे दाने दाने को तरस रहे थे। एक दिन की बात है, सूरज और संध्या के दोनों बच्चे खाने की जिद कर रहे थे। माँ, मैं खाना दो ना। तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? निक्कू बेटे, तेरे बाबा से कहा है कि आज वो तुम्हारे और गुड़िया के लिए बाग से आम लेकर आएंगे। तुम दोनों आम खा लेना। माँ, हमारे बाग में आम भी फलते हैं। हमने तो कभी अपने बाग के आम का स्वाद नहीं चखा। कोई बात नहीं, आज बाबा आम लेकर आएंगे, तब हम दोनों मिलकर मीठे और रसीले आम खाएंगे। दोनों बच्चे अपने पिता के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सूरज घर आता है, लेकिन खाली हाथ। बाबा, आप आम लेकर नहीं आए? माँ ने तो कहा था कि आज आप हमारे बाग के आम लेकर आएंगे। निक्कू बेटे, आज बाग में 2 ही आम फले थे। वो मैंने तोते के जोड़ों को खिला दिया। बेचारे बहुत भूखे थे। सूरज की बात सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। न जाने आपको हमारे बच्चों की भूख का एहसास कब होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। संध्या पड़ोस से थोड़ा अनाज मांगकर लाती है और खाना बनाकर सबको खिलाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह संध्या घर से बाहर जाने लगती है, इतनी सुबह तुम कहाँ जा रही हो? काम की तलाश में। आप तो कुछ करेंगे नहीं। पड़ोसियों ने अब उधार पर अनाज देने से मना कर दिया है। कमाऊंगी नहीं तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? एक दिन हमारे और हमारे बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। आप उस दिन का इंतजार करो। ऐसा कहकर संध्या घर से निकल जाती है। गर्मी बहुत पड़ रही थी। सूरज जैसे आसमान से गुस्से में आग उगल रहा था। इतनी गर्मी में पक्षी तो बेचारे प्यास से मर जाएंगे। मुझे उनके लिए पानी का इंतजाम करना होगा। सूरज अपने आम के बाग में जाता है और हर आम के पेड़ के नीचे कटोरे में पानी रख देता है। हाँ, पक्षी यहाँ आकर पानी पी सकेंगे। सूरज रोज सुबह शाम अपने बाग में पक्षियों के लिए पानी रखा करता। एक बार की बात है, शाम के वक्त सूरज बाग में जाता है। कटोरे में पक्षियों के लिए पानी भर देता हूँ। जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे रखे कटोरी में पानी भरने जाता है, तो देखता है कि उस कटोरे में लाल रंग के कुछ बीज रखे हुए थे। सूरज उन्हें अपने हाथ में उठाकर देखता है। ये कैसे बीज है? इन्हें यहाँ किसने रखा है? सूरज वो बीज अपने गमछे में रख लेता है। फिर वो कटोरे में पानी भरकर दूसरे पेड़ के पास जाता है, तो वहां भी कटोरे में वही लाल रंग के बीज रखे हुए मिलते हैं। अरे, लाल रंग के बीज यहाँ भी रखे हुए हैं। आखिर कटोरे में ये बीज किसने रखे होंगे? इस तरह से उसे हर पेड़ के नीचे रखे सभी कटोरे में वही लाल रंग के बीज मिलते हैं। आखिर क्या बात है? हर कटोरे में ये लाल रंग के बीज आए कहाँ से? जरूर ये बीज पक्षियों ने रखे होंगे। लेकिन ये किस फल के बीज है? एक काम करता हूँ, एक बीज लगाकर देखता हूँ। वो एक बीज को अपने बाग में लगा देता है। दूसरे दिन जब वो बाग में आता है तो देखता है कि उस बीज में से एक पौधा निकल आया था। आश्चर्य है, एक ही दिन में बीज में से पौधा निकल आया। क्यों ना मैं सारे बीज लगाकर देखूं। सूरज सभी लाल बीजों को अपने बाग में लगा देता है। बहुत जल्द उन बीजों में से पौधे निकल आते हैं और 2-4 दिनों में ही वे पेड़ का रूप ले लेते हैं। ये जरूर कोई जादुई बीज लगता है, वरना बीजों में से इतनी जल्दी पौधा निकल आना और उनका पेड़ बन जाना कोई आम बात नहीं है। लगते तो ये आम के पेड़ ही हैं। देखता हूँ इनमें फल आते हैं कि नहीं।
मेरे बाग के पेड़ों में तो फल आते ही नहीं, शायद इनमें फल आ जाए। सूरज सभी पेड़ों में पानी डालकर वहां से चला जाता है। घर जाकर वो संध्या से कहता है, बहुत जल्दी मैं तुम लोगों को एक चमत्कार दिखाऊंगा। तुम चमत्कार का इंतजार करो, मैं तो चली काम पर। संध्या सूरज से नाराज रहने लगी थी। कारण था सूरज के बाग में आम के फलों का ना आना। दूसरे दिन जब सूरज अपने बाग में जाता है तो देखता है कि वो लाल रंग के बीज, जो कि अब पेड़ बन चुके थे, वे सभी लाल रंग के आम के फलों से भरे हुए थे। अपने बाग को पहली बार आम के फलों से भरा हुआ देखकर सूरज बहुत खुश होता है। वो भागा भागा घर जाता है और संध्या से कहता है, संध्या जल्दी से हमारे बाग में चलो, एक चमत्कार हुआ है। मेरे पास तुम्हारे फालतू बातों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, तुम एक बार चलकर तो देखो, हमारे बाग में आम के फल लगे हैं, और वो भी ढेर सारे। क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। बाग में आम के फल लगे हैं ये सुनकर संध्या के साथ साथ दोनों बच्चे भी काफी खुश हो जाते हैं। वो चारों आम के बाग में जाते हैं। वाह, लाल लाल आम। हमने लाल रंग के आम तो कभी नहीं देखे थे। ये कैसा चमत्कार है? देखा, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत जल्द तुम लोगों को एक चमत्कार दिखाऊंगा। और ये सब उन पक्षियों की वजह से हुआ है जिन्हें मैं आम के फल खिलाया करता था और पानी पिलाया करता था। क्या मतलब? सूरज संध्या को सारी बात बताता है। मुझे तो लगता है कि पानी के कटोरे में वो बीज पक्षियों ने रखे होंगे। उन पक्षियों ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। लाल आम देखकर निक्कू और गुड़िया उन्हें खाने के लिए कहते हैं। मैं आम तोड़कर तुम लोगों को देता हूँ। सूरज अपना हाथ बढ़ाकर कुछ आम तोड़ता है और चारों एक एक आम खाने लगते हैं। तभी एक और चमत्कार होता है। जैसे ही वे सभी आम खाते हैं, उनके पास पक्षियों का एक झुंड आता है। वे सभी उनसे कहते हैं, सूरज, ये लाल आम कोई मामूली आम नहीं है। तुम लोगों ने जो आम खाए हैं उनकी गुठलियों को तोड़ कर देखो। अच्छा, आम की गुठलियों में भला ऐसा क्या है? तुम उन्हें तोड़ कर देखो तो सही। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें तोड़ता हूँ। सूरज एक पत्थर लेकर आता है और पहली गुठली तोड़ता है। अरे, इसमें तो चांदी के पायल हैं। चांदी की पायल देखकर गुड़िया खुशी से नाचने लगती है। माँ बाबा, मैं कब से चाहती थी कि मैं अपने पैरों में चांदी की पायल पहनूं। क्या ये पायल मैं पहन लूं? तभी मैना बोलती है, गुड़िया, ये पायल तुम्हारे लिए ही है। गुड़िया उस चांदी की पायल को अपने पैरों में पहन लेती है। अब सूरज दूसरी गुठली तोड़ता है तो उसमें से सोने की एक चेन निकलती है। सोने की चेन? सूरज वो सोने की चेन निक्कू के गले में पहना देता है। इसके बाद जब वो तीसरी गुठली तोड़ता है तो उसमें से सोने के झुमके निकलते हैं। ये झुमके संध्या के लिए हैं। मेरे लिए? हाँ संध्या, इसे जल्दी से पहन लो। इसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। संध्या वो सोने के झुमके पहन लेती है। अब सूरज चौथी गुठली तोड़ता है तो उसमें से हीरे की एक अंगूठी निकलती है। सूरज, ये हीरे की अंगूठी तुम्हारे लिए है। अच्छा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी सोई हुई किस्मत इस तरह से जागेगी। तुमने अपने बच्चों को भूखा रखकर हमें अपने बाग के आम खिलाए हैं। हाँ, और हमें गर्मी में पानी पिलाया है। तो हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे क्या? सूरज, तुम्हारे बाग के सारे लाल आम जादुई हैं। तुम जब भी इन आमों को खाओगे, उनकी गुठली के अंदर से कुछ ना कुछ बेशकीमती उपहार जरूर निकलेंगे। मैं तुम लोगों का धन्यवाद कैसे करूं? तुम लोगों ने सच में हमारी सारी तकलीफें दूर कर दी हैं। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा, अब हम चलते हैं। सारे पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। सूरज बाग से कुछ और लाल आम तोड़ता है, जिसे लेकर वे चारों घर आते हैं। घर आकर संध्या वे सारे आमों को काटती है, जिसके बाद सूरज उनकी गुठली तोड़ता है। संध्या, देखो, उन गुठलियों में से बेशकीमती पत्थर निकले। मैं इन्हें शहर में बेच कर आता हूँ। ठीक है जी, जल्दी जाइए और शाम ढलने से पहले आ जाइएगा। सूरज सारे बेशकीमती पत्थर लेकर शहर जाता है और उन्हें जौहरी के पास बेच देता है। आज तो काफी सारे पैसे मिले। इन पैसों से घर के लिए सामान ले आता हूँ। सूरज उन पैसों से घर के लिए राशन, मिठाइयाँ, फल, सबके लिए नए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने लेकर एक किराए की गाड़ी से घर आता है। एक ही दिन में सूरज के इतने ठाट बाट देखकर पड़ोसी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। सूरज की लॉटरी लगी है क्या? इसके तो रंग ढंग ही बदल गए। हाँ, शहर से आ रहा है। कल तक तो इसके बाग में एक भी आम नहीं थे। आज मैंने देखा इसके बाग लाल आम से भरे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में? क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो खुद चल कर देख लो। सच्ची मोहन के साथ सूरज के बाग के पास जाता है।
वे बाग को बाहर से ही देखते हैं कि उसका बाग तो लाल आमों से भरा हुआ है। मुझे तो लगता है कि इन लाल आमों ने ही सूरज के दिन बदले हैं। तो क्यों ना हम भी अपने दिन बदल लें। थो इतना कड़वा आम, भला इतना कड़वा आम कोई कैसे खा सकता है? आम है या करेला, छी छी छी, ये कड़वा आम सूरज को ही मुबारक हो, हमें नहीं खाना। दरअसल जादुई आमों ने सच्ची और सूरज के हाथों में आते ही अपना स्वाद बदल दिया था। वे दोनों आम का ख्याल अपने दिमाग से निकालकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह से सूरज के जादुई लाल आम सिर्फ उसके और उसके परिवार के लोग ही खा पाते हैं और उसका फायदा उठा पाते थे। एक दिन संध्या, हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपना पक्का मकान बनवा लूं, बच्चों की पढ़ाई भी शुरू करवा देता हूँ, साथ ही अपना कोई कारोबार भी शुरू कर लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। नेक कामों में देरी कैसी। दोनों पति पत्नी अपना पक्का मकान बनवाते हैं, दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाते हैं और सूरज अपना खुद का कारोबार शुरू कर देता है। लेकिन वो जादुई लाल आमों की देखभाल करना नहीं भूला था। रोज सुबह पूरा परिवार आम के बगीचे में जाता और जादुई लाल आम के पेड़ों पे पानी डालता, उनके आसपास से गंदगी साफ करता और उनकी खूब देखभाल करता। फूलपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों के साथ रहा करता था। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह खेती किया करता, लेकिन इस बार भीषण गर्मी पड़ रही थी। मोहन के खेत की फसल गर्मी की वजह से झुलसकर बर्बाद हो जाती है। दोपहर के वक्त मोहन खेत से घर लौटता है। उफ, बाहर भीषण गर्मी है। सूरज दादा जैसे बहुत गुस्से में है। न जाने क्या होगा। फसल में चाहे कितना भी पानी डालो, मिट्टी ऐसे सूख जाती है जैसे उन्हें बरसों से पानी नहीं मिला हो। आप चिंता मत कीजिए जी, बारिश होते ही सब ठीक हो जाएगा। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो जल्दी ही बारिश भी होगी। ये लीजिए, आप घड़े का ठंडा पानी पीजिए। सीमा मोहन को एक गिलास पानी लाकर देती है। मोहन पानी पीता है। दोनों बच्चे कहाँ हैं? पड़ोस में अपने दोस्त के घर गए हैं, आते ही होंगे। उसी समय पड़ोस में रहने वाला सुधीर मोहन के 5 साल के बेटे मिट्ठू को अपनी गोद में लेकर आता है। मिट्ठू बेहोश था। उसकी ऐसी हालत देखकर सीमा और मोहन दोनों परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को? मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे। लगता है गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है। हाँ मोहन भाई, मिट्ठू गर्मी की वजह से बेहोश हुआ है। इसे पानी के छींटे मारो, ये होश में आ जाएगा। मोहन मिट्ठू के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, जिसके बाद मिट्ठू को होश आ जाता है। सीमा उसे अपनी गोद में उठा लेती है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। लगता है इसे लू लग गई है। मैं इसके लिए दवाई लेकर आता हूँ। 8 साल की गिन्नी भी वहीं बैठी होती है। मोहन मिट्ठू के लिए दवाई लाने जा ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त धीरज उसके पास आता है। मोहन भाई जल्दी चलो, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे भयानक गर्मी के कारण कई किसानों के खेतों की फसल झुलस रही है, जिसमें से एक तुम्हारा खेत भी है। क्या? ये सुनते ही मोहन खेत की ओर दौड़ता है। वो देखता है कि उसके खेत की फसल झुलस रही थी। वो जल्दी जल्दी खेत में पानी डालता है, लेकिन तब तक फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, सारी फसल जल गई। अब हमारा क्या होगा? मोहन बहुत दुखी हो जाता है। दुखी मन से वो अपने घर जाता है। क्या बात है जी, हमारी फसल सुरक्षित तो है ना? नहीं सीमा, हमारी सारी फसल जलकर राख हो गई। तभी मोहन देखता है कि मिट्ठू बिस्तर पर लेटा है। मिट्ठू को देखते ही उसे याद आता है कि उसे तो मिट्ठू के लिए दवाई लानी थी। वो दवा की दुकान पर जाता है और मिट्ठू के लिए दवाई लेकर आता है। सीमा मिट्ठू को दवाई देती है। अगले दिन मिट्ठू का बुखार उतर जाता है। सीमा, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम बच्चों को घर से बाहर मत जाने देना। बाहर बहुत गर्मी है। मिट्ठू की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ठीक है जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मोहन खेत पर चला जाता है। सीमा घर के काम में उलझ जाती है। सीमा की नजर बचाकर दोनों बच्चे चुपके से घर से बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों के साथ खेलने लगते हैं। घर के काम खत्म करने के बाद, अरे, दोनों बच्चे कहाँ गए? कहीं खेलने तो नहीं चले गए? सीमा बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। मिट्ठू, गिन्नी, मैंने तुम दोनों को घर से बाहर जाने के लिए मना किया था ना? बाहर कितनी गर्मी है, अगर तबीयत बिगड़ गई तो चलो घर चलो। माँ, हमें थोड़ी देर और खेलने दो ना। गिन्नी बेटी, तुम लोग शाम में बाहर आकर खेल लेना, अभी बहुत तेज धूप है। सीमा समझा बुझाकर दोनों बच्चों को घर ले आती है। दोनों बच्चे कहीं से छोटे छोटे पत्थर चुनकर
उन्हीं से खेल रहे थे। घर आते समय उन पत्थरों को वे अपने साथ ले आते हैं। मिट्ठू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ, ये अनोखे लाल पत्थर हैं। हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सड़क पर गिरे थे तो हमने इन्हें उठा लिया। सीमा उन पत्थरों को अपने हाथ में ले लेती है। अरे, ये तो लीची है। बेहद गरीबी के कारण उन्होंने कभी लीची के फल नहीं खाए थे, जिस कारण बच्चे लीची के फल को पहचान नहीं पाते हैं। बच्चों, ये लीची के फल हैं। ये बड़े रसदार होते हैं। अच्छा, क्या हम इन्हें खा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सीमा लीची के फलों को छिलती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। वाह माँ, ये तो बड़े मीठे, रसीले और स्वादिष्ट हैं। हाँ, लीची के फल ऐसे ही होते हैं। तो अगर हम इन बीजों को अपने खेत में लगा दें, तो हमारे खेत में मीठे रसीले लीची के पेड़ उग आएंगे, है ना? हाँ बच्चों, लेकिन अभी बेहद भयानक गर्मी पड़ रही है, जिस कारण हमारी फसल भी जल गई। ऐसे में ये लीची का बीज फलेगा या नहीं, कुछ पता नहीं है। सीमा उन बीजों को घर के एक कोने में रख देती है। शाम में दोनों बच्चे खेलने जाते हैं और उन लीची के बीजों को अपने हाथ में छिपा कर ले जाते हैं। वे दोनों अपने खेत में जाते हैं। दीदी, मैं इन बीजों को मिट्टी में दबा देता हूँ। हाँ, और मैं कहीं से पानी लाती हूँ। मिट्ठू लीची के बीजों को मिट्टी के नीचे दबा देता है और गिन्नी कहीं से थोड़ा पानी लेने चली जाती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। मिट्ठू, आसपास कहीं भी पानी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने बीज लगा दिए। अब पानी नहीं है तो हम कर भी क्या सकते हैं। चलो दीदी, हम घर चलते हैं। इधर मोहन खेत से घर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों बच्चे भी घर आ जाते हैं। सीमा, मैंने पूरा खेत साफ कर दिया है, लेकिन नई फसल लगाने के लिए पानी की जरूरत होगी और पूरे गांव में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी और तालाब में पानी नहीं है, उस पर से बारिश भी नहीं हो रही। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? फसल नहीं होगी तो हम क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे? ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। दोनों पति पत्नी इसी चिंता में डूबे हुए थे। दोनों बच्चे घर आने के बाद सीमा से खाना देने के लिए कहते हैं। बच्चों, आज मैंने खाने में सूखे चावल बनाए हैं। कोई बात नहीं माँ, हमें सूखे चावल ही दे दो, हम पानी के साथ खा लेंगे। सीमा भारी मन से सबके लिए खाना निकालती है, जिसमें सिर्फ सूखे चावल होते हैं, जिसे पूरा परिवार पानी और नमक के साथ खा लेता है। दूसरे दिन पानी की उम्मीद में मोहन अपने खेत में जाता है। वो देखता है कि उसके खेत में छोटे छोटे नन्हे पौधे निकल आए थे। ये वही पौधे थे जिनके बीज एक दिन पहले दोनों बच्चे खेत में लगा कर गए थे। कमाल है, इतनी गर्मी में मेरी फसल जल गई और ये पौधे कैसे निकल आए? जो भी हो, अगर ये पौधे निकल रहे हैं तो इनमें पानी डालना जरूरी है। मोहन पानी की तलाश में नदी के पास जाता है, लेकिन नदी में पानी नहीं होता। उसके बाद वो कुएं में जाता है, लेकिन वहां भी पानी नहीं होता है। ना तो नदी में पानी है, ना ही कुएं में। तालाब में शायद पानी हो। वो तालाब के पास जाता है, लेकिन तालाब भी सूखा पड़ा होता है। वो निराश होकर घर लौट आता है। इधर दोनों बच्चे भी रोज खेत पर जाते और अपने लगाए हुए बीजों का जायजा लेते। उसमें पौधा निकलता देख वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दीदी देखो, इन बीजों में से पौधे निकल आए हैं। हाँ मिट्टू, लेकिन हमने तो इनमें पानी डाला ही नहीं था। ये साधारण बीज नहीं है। वो लीची भी कितने स्वादिष्ट थे। हाँ मिट्टू, काश वैसी ही लीचियां हमें फिर से खाने को मिल जाती। दोनों बच्चे आपस में बातें करने के बाद घर आ जाते हैं। लीची का नन्हा पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, एकदम असाधारण तरीके से, और लगभग 3-4 दिन में वो एक पेड़ का रूप ले लेता है। मिट्टू ने जहां जहां बीज लगाए थे, वहां वहां लीची के पेड़ उगाए थे। मेरे खेत में लीची के पेड़ कैसे निकल आए, वो भी इतनी जल्दी? मोहन घर आकर सीमा और बच्चों को ये बात बताता है। सीमा समझ जाती है कि बच्चों ने वो बीज खेत में लगा दिए हैं। गिन्नी, मिट्टू, क्या तुम दोनों ने लीची के बीज खेत में लगाए थे? हाँ माँ, लेकिन हमें उसमें डालने के लिए पानी नहीं मिला था। बिना पानी के वो पौधे पेड़ बन गए, हैरानी की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी और होने वाली थी। दूसरे दिन जब मोहन खेत पर जाता है तो देखता है कि अब उनमें लीचियां आने लगी हैं और सभी फल इतने रसीले थे कि उनमें से रस भी टपक कर पूरे खेत में फैल रहा है। लीची के रस से पूरा खेत सींच गया है। अब खेत में पानी डालने की जरूरत ही नहीं। इतनी सारी लीचियां देखकर मोहन खुशी खुशी उन्हें तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेता है और उन्हें लेकर घर आता है। बच्चों देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह, लीची! हमें फिर से रसदार लीची खाने को मिलेंगी। हाँ बच्चों, तुम्हें फिर से रसदार लीची खाने को मिलेंगी। मोहन थोड़ी लीचियां घर के लिए निकाल देता है और बाकी बाजार में बेच देता है।
उन पैसों से वो घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद लेता है। दूसरे दिन मोहन खेत पर जाता है तो देखता है कि पूरे खेत में लीची के नए पौधे उगाए हैं और पेड़ों पर जो लीचियां लगी हैं उनसे अभी भी रस टपक ही रहा है। अगर ये ऐसा ही होता रहा तो मुझे खेती करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। न खेतों में पानी डालने की टेंशन होगी। मेरा खेत अब अपने आप लीची का बगीचा बन जाएगा। और होता भी यही है। कुछ ही दिनों में मोहन के पूरे खेत में लीची के पौधे पेड़ बन जाते हैं और उनमें रसदार लीचियां फलने लगती हैं। मोहन ये बात अपनी पत्नी सीमा को बताता है। अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। हाँ सीमा, मैं सारी लीचियां बाजार में बेच कर आता हूँ। मोहन कुछ लीचियां घर के लिए रखकर बाकी सारी लीचियां बाजार में बेच देता है, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। वो पैसे लाकर सीमा को देता है। इतने पैसे अब हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे ताकि उन्हें हमारी तरह गरीबी में ना जीना पड़े। तुम ठीक कह रही हो सीमा। कल जो लीचियां होंगी उन्हें मैं शहर ले जाकर बेचूंगा। शहर में और भी अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन लीची के पेड़ों में फिर से ढेरों लीचियां तैयार थीं। मोहन उन्हें तोड़कर शहर ले जाता है, जहां एक व्यापारी की नजर उसकी लीचियों पर पड़ती है। तुम्हारी लीची तो बड़ी अच्छी है। अगर तुम मेरे साथ व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी लीचियों को विदेश तक भेज सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मोटी रकम मिलेगी। अच्छा, क्या सच में साहब? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। तो मुझे आपके साथ व्यापार करना मंजूर है। मोहन व्यापारी से हाथ मिला लेता है और अब उसकी लीचियां विदेश भेजी जाने लगती हैं, जिसके लिए उसे और भी अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। सीमा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ी और जमीन खरीद कर लीची के बाग को और बढ़ा लूं। आप ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मोहन गांव में बड़ी सी जमीन खरीद लेता है, जिसमें वो जादुई लीची के बीजों को लगा देता है। कुछ ही दिनों में उसका नया बगीचा भी जादुई लीचियों से भर जाता है। इस तरह से वो अपने व्यापार का विस्तार कर लेता है और जादुई लीची का बड़ा व्यापारी बन जाता है।